Hello, Jai Hind, Namaste, everybody. Welcome back to this channel. And now we are going to start this very helpful video for you. So, UGC NET is the most upcoming exam right now in 2026. So, in June 2026, admit cards की डेट आ चुकी एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड हो चुका है यूजीसी नेट की साइट पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स कि हमारे दो पेपर होने वाले हैं पेपर 1 इज़ जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एंड एप्टीट्यूड पेपर 2 इज़ लॉ जो कि हमारा स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होने वाला है पेपर 1 में आपके आने वाले हैं टोटल ही 50 क्वेश्चंस जो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा ड्यूरेशन होगी 1 आवर क्वेश्चन टाइप्स होंगे एमसीक्यू नो नेगेटिव मार्किंग कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है 10 मेजर यूनिट्स आने वाले हैं आपके पेपर 1 में ईच यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर 2 लॉ सब्जेक्ट जो हमारा स्पेसिफाइड है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होने वाला है इसलिए टोटल मार्क्स का ये 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है टोटल टाइमिंग भी इसमें 2 आवर्स होने वाली है हमारी क्वेश्चन टाइप होएगा एमसीक्यू नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल इसमें भी 10 कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट्स आने वाली है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी उसकी सो टोटल हमारे आने वाले हैं 150 क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में जो कि 50 आएंगे पेपर 1 के 100 आएंगे पेपर 2 के टोटली हमारा 3 आवर्स का टाइमिंग होगा 300 इन टोटल मार्क्स आपके होने वाले हैं इस पूरे एग्जामिनेशन के अच्छा अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए इस 300 मार्क्स के जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 मार्क्स आपको बोथ पेपर को मिला के क्वालिफाई करने हैं टू क्रैक दिस एग्जाम ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए जो कि 105 आउट ऑफ 300 आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए रहेंगे तो अब हम बात करें पेपर 1 की जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू assess the teaching and research capabilities of the candidates. The test aims to assess teaching and research aptitude as well. Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. So the candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in the higher education system especially. Further, they should always also be aware of interaction between people, the environment, natural resources, their impact on the quality of life. सो ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीचिंग जो कि डायनामिक्स है उन सारी चीज़ों को बेहद ऑब्जेक्टिवली नॉट ऑब्जेक्टिवली ओनली सब्जेक्टिवली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़कर जाना है बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड इज काइंड ऑफ स्किल सो उस स्किल के ऊपर ही ये पूरा एक्चुअली बेस्ड है जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम से हमारा जुड़ा हुआ है सो टीचिंग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स लेवल ऑफ टीचिंग्स मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग्स लर्नर्स के भी सिर्फ टीचर और टीचिंग से रिलेटेड नहीं लर्नर से भी रिलेटेड हमारे को पढ़ के जाने हैं लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे जो कि एडोलसेंट या एडल्ट लर्नर होगा उसके एकेडमिक सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव काइंड ऑफ उसके सारे कैपेबिलिटीज़ उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर्स सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ और उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी जो भी कुछ रिलेटेड टू टीचिंग अभी करंट अफेयर्स में अभी कुछ लॉन्च हुआ है बाय गवर्नमेंट या बाय किसी भी तरीके की इंस्टीट्यूशन के द्वारा जैसे कि स्वयं एक वेब पोर्टल करके भी लॉन्च हुआ था MOOCs उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको जो कि मॉडर्न ट्रेडिशनल या ICT बेस्ड है ये सारे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स हमें पूछे जाएंगे उसके अलावा एग्ज़ाम पेपर में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टेक्स्ट भी आएगा जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे बट एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आएगा हमें उसे पढ़कर उसके बेसिस पर आंसर्स देने हैं अब अगर मैं बात कर लूँ हमारे पेपर नंबर 2 जो कि है लॉ हमारा स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है लॉ की बात करें तो उसमें आने वाला है ज्यूरिस्प्रूडेंस
constitutional and administrative law, public interest, international law, and अपना law of crimes, law of torts and consumer protection, commercial law, family law, उसके अलावा environmental and human rights, intellectual property rights and information technology law, comparative public law and systems of governance. So इस तरीके के हमारे यूनिट्स आने वाले हैं. अब बात करी जाए जरिस्प्रूडेंस से, हम अगर शुरू करें तो आपको मिलेगा नेचर ऑफ एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ जरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी. ये लॉ एंड मोरालिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले ही हैं. कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, लीगल पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी, लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. सो बात करी जाए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, सो बात करी जाए लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट की, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक तो ग्लोबल जस्टिस सिस्टम जो चल रहा है हमारा, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं. यूजीसी नेट लॉ में मतलब कि ओवर सिर्फ इंडिया का ही लीगल सिस्टम नहीं, ओवरऑल एक ग्लोबल स्तर पर जो कि आपके दूसरे नेशंस के जो लॉ और वहाँ के लीगल डायनामिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं. लॉ एंड मोरालिटी जरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो आए ही आए हैं. उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें तो प्रीएम्बल से रिलेटेड बिल्कुल ही आ सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी काइंड ऑफ टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस ले ही सकते हैं. उसके अलावा आपको इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ सकती हैं. उसके अलावा अपना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती है. लॉ ऑफ क्राइम्स, हमारे जनरल प्रिंसिपल्स इसके पूछे जाएंगे ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, एक्टस रियस मैंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, इस तरीके की चीज़ें. So it is well known that law being a dynamic concept, it changes with evolution of society under different socio-economic and political conditions. So the rapid changes in modern times have given rise to new problems, new issues which are to be tackled by law through pragmatic approach in interpreting law. While doing so, the modern jurisprudence has to take into consideration the social ethos and changing patterns of the society, which immensely widen its scope as a science of law. जी, science of law की बात हो जाती है jurisprudence की. हमारे सबसे बेहतर तरीका है इसे समझने का या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने का कि आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने लग जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपने अगर कोई रेफरेंस बुक खरीदी है तो उसमें भी काफ़ी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पेपर एज इट इज़ मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे. उसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करने का. बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैटर्न समझ आ जाता है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस किस तरीके के मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में. सो ये तो आपको वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि जो पैटर्न है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरीके से हम फेस करेंगे. तो हमारे लिए ईजी भी हो जाता है प्रैक्टिस करते करते. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नेवर फॉरगेट दिस. सो solve as much as you can. Previous year questions are the most significant thing you will ever find. सो बिल्कुल आपको यहाँ पर केस लॉज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. लॉ पेपर 2 में केस लॉज के काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ना ही सिर्फ इंडियन बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी जो केसेस हैं दूसरे कंट्रीज़, दूसरे नेशंस के, वो भी पूछे जाएंगे यहाँ पर. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये सब्जेक्ट है एक्चुअली. और लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट है जो अथाह समुंदर जैसा है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है. उसकी स्टडी कभी ना ख़त्म होने वाली स्टडी है, अथाह समुद्र जैसी. सो यहाँ पर आपको दूसरे नेशंस के केस लॉज तो पूछे जाएंगे ही. उसके अलावा काफ़ी हद तक आपको साइंटिफिक लॉ से जुड़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जैसा कि अभी मेरे हाथ में एक प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन पेपर, जो कि सितंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है.
लॉ का पेपर 2, जो इसमें मुझे दिख रहा है कितना ज़्यादा कि लॉ की जो थ्योरीज़ है और जुरिस्प्रूडेंस के काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, बथेरे जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और उसमें अब हमने पढ़ाई है कि जुरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, साइंस ऑफ लॉ तो भाई साहब फिर साइंटिफिक लीगल क्वेश्चंस ही आएंगे, जो कि आपको ये सब्जेक्ट तो काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा डायरेक्टली आपको ईयर्स पूछे जा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसके उसके अलावा हमें केस लॉज के नाम सीधा सीधा ऑप्शंस में आ सकते हैं। 4-5 ऑप्शन दे दिए केस लॉज के, उस थ्योरी से जुड़े हुए, उस केस से जुड़े हुए। उसके अलावा आपको मिलेंगे इसमें बहुत सारे असर्टिव एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। असर्टिव एंड रीजनिंग क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। उसके अलावा उस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें आपको अरेंज करने हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन है उनको अरेंजमेंट करनी है, उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही। और मैच लिस्ट, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, मैचिंग वाले मैचिंग लिस्ट के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं। ये एक पूरा पैटर्न है यूजीसी नेट का, जो कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये पेपर सेट करते हैं। उसके अलावा आपको लास्ट में पेपर 1 में भी और पेपर 2 में, दोनों में ही आपको एक पैसेज वाले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ गिवन होगा और आपको क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, बट आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर उससे रिलेटेड आपको आंसर्स डिराइव करने हैं। अब हम अगर बात करें जुरिस्प्रूडेंस की, जैसा कि स्क्रीन पर आपको चल रहा है, जुरिस्प्रूडेंस इज द थ्योरी ऑफ लॉ, द फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ लॉ फॉर श्योर। सो जुरिस्प्रूडेंस की हमने पहले भी बात करी है और अब भी फिर से करने वाले हैं कि इसमें आपको लॉ, मोरालिटी, इस तरीके के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, यू नो। सो लॉ एंड मोरालिटी के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपको ये बताना रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज भी एज एन ऑप्शंस में मिल सकती हैं, बिकॉज उसमें लॉ एंड मोरालिटी आर कंसिडर्ड टू बी unrelated fields, and when we use the term legal ethics, it refers to the professional honesty of lawyers and judges, and it has nothing to do with the wrongness or rightness of any particular law. So morality की बात करें तो ethics और morality is the study of what we ought to, which means what is the right way to act or what is the wrong in the eyes of law. You know, the basic moral concepts like right and wrong, which are universal in nature. So if we treat them relatively, subjectively, they become inapplicable to the society. So बात करें जुरिस्प्रूडेंस की, हमारा साइंस ऑफ लॉ तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है इसके स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को पढ़कर जाने का, जो कि अपने आ जाता है हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, उसके अलावा अपना फिलोसॉफिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल। ये सब हमने आपसे पढ़ा ही होगा LLB में, अपना नेचुरल स्कूल वगैरह। और इनके सारे जो भी अपने इन सारे स्कूल में जो फ़िलासफ़ी दी गई है, वो सारे लीगल फ़िलासफ़र्स, उनके बारे में भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी एक सब्जेक्ट बन जाता है। सो जुरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं लॉ को एज अ साइंटिफिक टर्म, यू नो, जिसमें ऑस्टिन ने अपनी अलग डेफिनेशन दे रखी है, हेगल ने, सेविग्नी ने, इयरिंग ने, सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दे रखी है। बट हम इसमें पढ़े जाते हैं कि लॉ को एज अ, लॉ की साइंस क्या है, उसका मैटर क्या है, उस फॉर्म में हम लॉ को पढ़ते हैं। सो एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल एग्जिस्टिंग इन एंड फॉर इट सेल्फ, ये हेगल ने एक डेफिनेशन दी थी लॉ की। और सेविग्नी ने डेफिनेशन दी है कि द रूल वेयर बाय द इनविजिबल बॉर्डर लाइन इज फिक्स्ड विद इन विच द बीइंग एंड द एक्टिविटी ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑब्टेन्स अ सिक्योर एंड फ्रेश फ्री स्पेस। ये लॉ की डेफिनेशन सेविग्नी ने दे रखी है। So he said that law grows with the growth of people, strengthened with the strength of people, and finally dies away as the nation loses its nationality. ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मुझे सेविग्नी की लगी। उसके अलावा इयरिंग ने दी है law emphasizes on two basic elements, namely social control and social purpose. In his view, law is the form of guarantee of the conditions of life
इन सोसाइटी assured by states power of constraint. So इसमें आपको नेचर ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीज़ें बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम में. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. उसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि नॉन जस्टिसेबल है बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, अपनी जुडिशरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अलावा अपना रूल ऑफ लॉ ensures equality before law and due processes, law and morality जो कि co-related है but not identical, co-related है but not identical at all. उसके अलावा अपने precedents ensure consistency and certainty in law. उसके अलावा आपके sources of international law including treaties, customs, conventions, ये इससे related एक question आ ही जाना है आपका. उसके अलावा आपका इंटरनेशनल लॉ जो कि प्रमोट करता है पीस, जस्टिस एंड कॉपरेशन. सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाती हैं आपके इस स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन में. उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं, भले ही वो आपके देश के लॉ के हों या फिर वो इंटरनेशनली दूसरे नेशन के हो, उस दूसरी जुरिस्प्रूडेंस के हो, ये या जुरिस्डिक्शन के, ये इस तरीके के लैंडमार्क केसेस एंड उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नेसेसरी है, वो तो आ भी सकती हैं बहुत ही आसानी से, आपको पता भी नहीं लगेगा. सो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जानी है. असर्टेशन रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं और मैचिंग वाले भी आएंगे. मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, पर्सनली अपनी बात करूँ तो. उसके अलावा अमेंडमेंट से जुड़े क्वेश्चन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस, स्पेशल ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो स्टेट रिलेटेड भी है, ये बेहद आने की संभावना है. उसके अलावा मेरी लास्ट मिनट एडवाइस यही रहेगी कि एग्जाम के आखिरी दिनों में नई बुक्स, नए नोट्स और नए टॉपिक्स के पीछे बिल्कुल मत भागना. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs. जल्दी से जल्दी बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाइए, बिकॉज वो बहुत इनफ होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं आपको एक तरीके से. बेयर एक्ट्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिवाइज कर सकते हैं. जुरिस्प्रूडेंस के ज्यूरिस्ट और थ्योरिस्ट का एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट के हिसाब से आप स्कूल्स एंड ज्यूरिस्ट वगैरह, थ्योरीज वगैरह के अच्छे से एक चार्ट बना के लिख देंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करेगा और वही आप लास्ट मिनट क्रिस्प रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे से काम आ सकता है. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, लैंडमार्क केसेस, ये क्विक रिवीजन नोट्स बना सकते हैं आप. इंटरनेशनल लॉ के कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज़, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैंशनड है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा. UGC नेट बार कॉन्सेप्ट्स वही रिपीट करता है बिकॉज ये साइंटिफिक टाइप ऑफ पेपर बनाता है और हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 20 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फाइनल लिस्ट बना लीजिए, उसी को पढ़कर जाइए. एग्जाम से एक रात पहले कुछ भी नया मत पढ़िएगा. अगर कुछ पढ़ने का मन हो रहा है तो बस बैठ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स सॉल्व करते जाइए. लास्ट मोमेंट पर स्टूडेंट पैनिक करते हैं और सोचते हैं कि जब सब कुछ याद नहीं आएगा या कुछ याद रह भी रहा है, नहीं रह रहा है, ये तो याद रखिए, कोई भी कैंडिडेट 100% सिलेबस कंप्लीट कभी भी याद कर नहीं जा सकता है. बिकॉज ये मैंने बता चुकी हूँ मैं, लॉ एक अथाह समुद्र की तरह होता है जिसमें आपको एक पूरी उम्र लगती है इसे पढ़ने को, याद रखने को. याद तो रखा जाता नहीं खैर, पर पढ़ने को भी एक पूरी उम्र लगती है. मुझे लगता है वो भी कम पड़ती है. सो सिलेक्शन उनका होता है जो पढ़ा है उसे कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर आए, उन लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल हो जाता है. जो डोंट चेस परफेक्शन, चेस क्लैरिटी. डोंट काउंट द पेजेस यू हैवंट रेड, काउंट द concepts you have mastered. So UGC net law is not testing whether you know everything, it is testing whether you can identify the correct answer among 4 options. That's all. सो रिवीजन, क्विक रिवीजन नोट्स बना लीजिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए. मॉक एनालिसिस आप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए. कॉन्फिडेंट रहिए जैसा कि मैं कह रही हूँ. एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखकर घबराना नहीं है.
बिकॉज पेपर आपकी नॉलेज ही नहीं, आपका टेम्परामेंट भी टेस्ट करने वाला है. सो बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर हार्ड वर्क. यू आर मच क्लोजर टू क्वालिफाई देन यू थिंक. उसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए. अपने एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी फॉर सेफ साइड आप निकाल कर रख लीजिए. और उसके अलावा एडमिट कार्ड के लास्ट के 3 पेजेस निकाले हैं, और जो PDF आप डाउनलोड करेंगे वो सारा डिक्लेरेशन वगैरह 3 पेजेस निकाले हैं. उसके अलावा अपनी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी ले सकते हैं. उसके अलावा अपनी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लीजिएगा बैग में. उसके अलावा आपको पेन वहीं से प्रोवाइड किया जाता है. जी हाँ, NTA का ये एक बहुत ही वो है कि पेन वगैरह भी आपको ले जाना अपना अलाउड नहीं होता है. सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल अंदर ले जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं. उसके अलावा अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अपना एडमिट कार्ड, 3 पेपर का एडमिट कार्ड आपका एज इट इज़ आपको लेके जाना है क्रिस्प. उसके अलावा पेन भी आपको अंदर से ही प्रोवाइड किया जाएगा. जी हाँ, मैंने दिया था ये एग्ज़ाम, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. हालांकि पेन वापस ले लेते हैं वो लोग. हालांकि मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया था 2024 में, वो इन लोगों ने कैंसिल करा दिया था एज यूजुअल, बिकॉज इनका पेपर लीक हो गया था. सो NTA इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, इट इज़ सच अ बुलशिट, आई स्वेयर. नेवर माइंड. NTA आई होप इस बार एग्ज़ाम कोई भी कैंसिल ना हो, बिकॉज हम स्टूडेंट्स इतनी भयंकर गर्मी में मेहनत करके अपने जो कि अपना एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक पहुँचते हैं. कहाँ कहाँ तो एग्ज़ाम सेंटर आता है, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस में आता है, हम ही जानते हैं हम कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक. सो ऑल वी रिक्वेस्ट इज़ कि ये एग्ज़ाम तमीज़ से कंडक्ट कराया जाए, बिना कैंसिल कराए. एट द एंड मोमेंट एग्ज़ाम देने के बाद जब आपको पता पड़ता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल ही हो चुका है, तो वो मन में एक इच्छा ही मर जाती है कि दोबारा इस एग्ज़ाम को दो या इसका री एग्ज़ाम भी दो, बिकॉज इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल एट द एंड ऑफ द डे. ये वाली बात हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. अब all I want to say is bestest wishes to every student, every UGC Net Law Warrior from my side. Don't forget to like, share and subscribe. Here's your advocate friend Garima Gachawa signing off, your lawyer friend guiding you for the UGC Net Law journey from the very best basics till here. Thank you for watching.